हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक एड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक नेबरहुड फंक्शंस, जिसमें हम देखेंगे प्रॉक्सिमिटी कंप्यूटेशंस, कंप्यूटेशन ऑफ डिफ्यूजन, फ्लो कंप्यूटेशन एंड रास्टर बेस्ड सरफेस एनालिसिस। A neighborhood function looks at a cell and its neighbors to calculate a new value based on those surrounding cells. Neighborhood functions are used when the value at a location depends on nearby location, which is super common in spatial phenomena. तो neighborhood functions जो होते हैं वो सेल के साथ साथ उसके नेबरिंग सेल को भी देखते हैं और सराउंडिंग सेल के बेसिस पर न्यू वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो नेबरिंग फंक्शन तब ज़्यादा यूजफुल हो जाते हैं, तब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं जबकि जो लोकेशन है उसकी वैल्यू नियर बाय लोकेशन पे डिपेंड होती है, जो कि स्पाशियल फिनोमिना में बहुत ही कॉमन है। कई बार जो फीचर्स होते हैं, वैल्यू होती है, वो सराउंडिंग पर डिपेंड करती है। जैसे कि कोई सिंगल पिक्सल अगर हम देखें तो आइसोलेटेड पिक्सल जैसे है तो वो एलिवेशन शो करता है, मगर अगर हम उसके नेबरिंग पिक्सल को देखें तो हमें पता चलता है कि वो स्लोप है। तो इसी तरीके से पैटर्न डिटेक्शन, ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए हमें नेबरहुड फंक्शंस की जरूरत होती है। और जो इम्पोर्टेंट फीचर्स होते हैं वो तभी सेंस बनाते हैं जब हम उन्हें स्पाशियली रिलेट कर कर देखते हैं। तो स्पाशियल एनालिसिस के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हमें कोई न्यू क्लिनिक सेटअप करना है तो हम सिर्फ क्लिनिक की लोकेशन नहीं देखते, बल्कि सबसे पहले हमें ये भी देखना होता है कि उसके नियर बाय हाउसेस कौन से हैं, रोड्स कौन सी है, अदर क्लिनिक कितने हैं। तो ये सब चीजें जब हम कंसीडर करते हैं तो हम अच्छे से प्लानिंग कर सकते हैं, और ये सब जो स्टडी होती है वो हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। तो जब हम नेबरहुड एनालिसिस परफॉर्म करते हैं तो उसके कुछ स्टेप्स हैं। जैसे कि सबसे पहले हमें टारगेट लोकेशन देखनी होती है। स्टेट विच टारगेट लोकेशन आर ऑफ इंटरेस्ट टू अस एंड डिफाइन देयर स्पाशियल एक्सटेंट। तो सबसे पहले टारगेट लोकेशन हम देखेंगे, उसके बाद हम चूज करते हैं, डिफाइन करते हैं हाउ टू डिटरमाइन द नेबरहुड फॉर ईच टारगेट। टारगेट सिलेक्ट करने के बाद हमें उसका नेबरहुड डिफाइन करना है, जैसे कि 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर्स, मतलब कितने एरिया तक हम उसका नेबरहुड कंसीडर कर रहे हैं। और हम उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करते हैं। डिफाइन विच कैरेक्टरिस्टिक्स मस्ट बी कंप्यूटेड फॉर ईच नेबरहुड। For instance, our target might be a medical clinic. Its neighborhood could be defined as an area within 2 kilometer travel distance, or all roads within 500-meter travel distance, or all other clinics within 10 minutes travel time, or all residential area for which the clinic is the closest clinic. तो इस तरीके से अलग अलग तरह से हम नेबरहुड को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम ये बताते हैं कि कितने किलोमीटर एरिया तक हम नेबरहुड कंसीडर कर रहे हैं। Proximity computation refers to the process of analyzing spatial relationships based on distance between geographic features. Proximity computation में हम basically डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो हमारे जोग्राफिक फीचर्स हैं उनके बीच में कितना डिस्टेंस है। तो डिफरेंट जोग्राफिक फीचर्स के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करने का जो प्रोसेस है, जिससे हम स्पाशियल रिलेशनशिप एनालाइज करते हैं, उसी प्रोसेस को हम प्रॉक्सिमिटी कंप्यूटेशन बोलते हैं। इट हेल्प्स डिटरमाइन हाउ क्लोज और फार वन फीचर इज फ्रॉम अनदर and is commonly used to define neighborhoods, influence zones और service area around target locations. तो proximity computation की हेल्प से हम ये पता करते हैं कि फीचर्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये हमने अभी पढ़ा। और इसका यूज नेबरहुड डिफाइन करने के लिए होता है। जब हमें नेबरहुड डिफाइन करना है, जोन्स डिफाइन करना है,
तब हम प्रॉक्सिमिटी कंप्यूटेशन का यूज करते हैं। प्रॉक्सिमिटी कंप्यूटेशन में हम अलग अलग टेक्निक्स यूज करते हैं, जिसमें से दो मेन टेक्निक हैं, बफर जोन्स एंड थीसिन पॉलीगन। इनकी हेल्प से हम प्रॉक्सिमिटी कंप्यूटेशन करते हैं और इसका यूज हम अलग अलग एप्लीकेशंस में करते हैं, जैसे कि अर्बन प्लानिंग, इन्वायरमेंटल असेसमेंट एंड एक्सेसिबिलिटी एनालिसिस। One of the most common methods is buffer zone generation, where we create an area around a target within a specified distance. Proximity computation में हमने जो दो टेक्निक पढ़ी, जो दो मेथड पढ़ी, उसमें फर्स्ट और सबसे कॉमन मेथड है बफर जोन जनरेशन, जिसमें हम टारगेट के अराउंड स्पेसिफाइड डिस्टेंस तक एरिया क्रिएट करते हैं। जैसे कि अगर हमारा टारगेट है स्कूल, तो हम स्कूल के अराउंड कुछ डिस्टेंस तक, अब ये डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, 5 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर्स, तो स्कूल के अराउंड कुछ डिस्टेंस तक हम एरिया क्रिएट करेंगे। इससे हमें पता चलता है कि स्कूल के आसपास कौन कौन सी रोड्स हैं, कितने घर हैं और कौन कौन से स्कूल्स हैं। तो इस तरीके से बफर जोन में हम टारगेट के अराउंड एरिया क्रिएट करते हैं, जिससे कि हमें सराउंडिंग के बारे में पता चलता है और स्पाशियल एनालिसिस में हेल्प मिलती है। इसके और भी कई एडवांटेजेस हैं, जैसे कि हम प्रोटेक्टेड जोन क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमारा टारगेट है फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, रिवर, तो हम उसके अराउंड प्रोटेक्टेड जोन क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर केमिकल प्लांट है, तो केमिकल प्लांट्स के अराउंड हम सेफ्टी जोन क्रिएट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल इसका देख लेते हैं, जैसे कि 75 मीटर बफर अराउंड मेन रोड्स और 25 मीटर बफर अराउंड माइनर रोड्स। These buffers help analyze the influence or impact of features on their surroundings. तो इस तरीके से बफर क्रिएट करने से हमें सराउंडिंग को समझने में हेल्प मिलती है और हम स्पाशियल एनालिसिस कर सकते हैं। In more detailed studies, zonated buffers may be used, which create multiple buffers rings to show different levels of impact, such as varying level of traffic noise. तो अगर हमें और ज़्यादा डिटेल स्टडी करनी है, तो हम जोनेटेड बफर का यूज़ करते हैं। जोनेटेड बफर में हम मल्टीपल जोन्स क्रिएट कर सकते हैं। इसको हम मल्टी रिंग बफर भी बोलते हैं। तो इसमें हम अलग अलग लेवल पे जोन्स क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्कूल के लिए जोनेटेड बफर बना रहे हैं, जोनेटेड बफर अराउंड स्कूल इस तरह से कर रहे हैं, तो हम अलग अलग जोन्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि 0 से 1 किलोमीटर तक एक बफर, 1 से 2 किलोमीटर तक सेकेंड बफर एंड 2 से 3 किलोमीटर तक थर्ड बफर। तो इस तरीके से जो मल्टीपल जोन्स क्रिएट करने का प्रोसेस है, उसे हम जोनेटेड बफर बोलते हैं। फिगर ए में हम देख सकते हैं कि हमने मेन रोड और माइनर रोड के अराउंड बफर जोन क्रिएट किया है। इसमें हमने अलग अलग डिस्टेंस यूज किया है, जैसे कि 25 मीटर्स फॉर माइनर रोड एंड 75 मीटर्स फॉर मेन रोड। फिगर बी में हमने जोनेटेड बफर बनाया है अराउंड मेन रोड्स। यहाँ पे हमने 3 डिफरेंट जोन्स बनाए हैं, at 100 meters from main road, at 200 meters and at 300 meters. तो इस तरीके से हमने 3 अलग अलग जोन्स क्रिएट करे हैं, और जब हम मल्टीपल जोन्स क्रिएट करते हैं तो उसे हम जोनेटेड बफर बोलते हैं। प्रॉक्सिमिटी कंप्यूटेशन की जो सेकेंड टेक्निक है, सेकेंड मेथड है, वो है थीसिन पॉलीगन। Thiessen polygon partitions are a proximity-based method in GIS that use geometric distance to define neighborhoods around a set of point features. Thiessen polygon partition proximity-based method है, जिसमें हम geometric distance का use करके neighborhood define करते हैं। थीसिन पॉलीगन के बारे में डिटेल में हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं।
थीसिन पॉलीगन एक टेक्निक होती है जिसमें हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से एरिया क्लोजेस्ट हैं। यहाँ पे हम स्पेस को पॉलीगन में डिवाइड कर देते हैं। इट्स स्पेशली यूजफुल व्हेन वी हैव मैनी स्कैटर्ड पॉइंट्स लाइक क्लिनिक, स्कूल्स और वेदर स्टेशन एंड वांट टू नो which areas they serve. Thesin polygon are also used in spatial interpolation and are easier to create if a Delaunay triangulation of the point set already exists, which helps in constructing the polygon more efficiently. तो डिलनॉय ट्रायंगुलेशन के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। इसमें हम पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं और पॉइंट्स को कनेक्ट करके हम नॉन ओवरलैपिंग ट्राइंगल्स क्रिएट करते हैं। तो ये इंश्योर करता है कि कोई भी जो पॉइंट है वो ट्राइंगल के सर्कम सर्कल के अंदर ना रहे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो बहुत सारे पॉइंट्स हैं उनको हम नॉन ओवरलैपिंग ट्राइंगल्स में कनेक्ट करते हैं और ये जो प्रिंसिपल है डेलनॉय ट्राइंगुलेशन का वो ये इंश्योर करता है कि कोई भी पॉइंट ट्राइंगल के सर्कम सर्कल के अंदर ना रहे। फिगर में हम देख सकते हैं डेलनॉय ट्राइंगुलेशन एंड थीसिन पॉलीगन्स। नेक्स्ट है कंप्यूटेशन ऑफ डिफ्यूजन। Diffusion refers to the spread of something from a source over time, such as pollution, people, water, or radio waves. In such cases, the spread doesn't happen equally in all directions. It is influenced by the surrounding terrain. डिफ्यूजन का सिंपल मतलब होता है कि स्पेस में कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह किस तरीके से स्प्रेड हुई है। तो जब कोई चीज स्प्रेड होती है तो उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं और जब भी कोई चीज स्प्रेड होती है तो वो हर डायरेक्शन में इक्वली स्प्रेड नहीं होती, बल्कि वो किस तरीके से स्प्रेड हुई है ये इन्फ्लुएंस होता है उसके सराउंडिंग से। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर वाटर स्प्रिंग है तो वो मोस्टली डाउन हिल स्प्रेड होगा, अप हिल नहीं जाएगा। जो भी वाटर स्प्रिंग है वो हमेशा डाउन हिल स्प्रेड होगा। तो जीआईएस में हम रास्टर डेटा का यूज करते हैं और उसके लिए रेसिस्टेंस रास्टर रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ पे जब हम कंप्यूटेशन ऑफ डिफ्यूजन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ डिस्टेंस ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि डिस्टेंस के साथ साथ यहाँ पे रेसिस्टेंस भी इन्वॉल्व होता है। इसका मतलब ये है कि जब मूवमेंट होता है तो हम ये भी देखते हैं कि मूवमेंट होते टाइम उसको कितनी डिफिकल्टी आई है, कितना उसका रेसिस्टेंस है, ये चीज भी यहाँ पे इन्वॉल्व होती है। GIS tools then compute how the source material spreads by calculating the minimum total resistance needed to reach each cell from the source. This calculation considers both the resistance values and the actual distances, such as the difference in path length between moving east and northeast. तो हमें पता है कि रास्टर में ग्रिड होता है और ग्रिड में हर एक सेल एक लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो एक सेल का दूसरे सेल में जो मूवमेंट होता है उसमें कुछ कॉस्ट और रेसिस्टेंस इन्वॉल्व होता है, मतलब कॉस्ट को हम रेसिस्टेंस बोलेंगे, वो इन्वॉल्व होता है। जैसे कि कुछ प्लेस होते हैं जहां पर मूवमेंट हार्ड होता है, तो अगर मूवमेंट हार्ड है, जैसे कि अगर हिल्स हैं, वॉल्स हैं, तो वहां पे मूवमेंट हार्ड होगा और वहां पे रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। अगर स्ट्रेट मूवमेंट है, जैसे कि अगर हम सिर्फ ईस्ट में मूव कर रहे हैं, स्ट्रेट मूवमेंट है, तो वहां पे डिस्टेंस 1 यूनिट होगा फॉर एग्जाम्पल। और अगर नॉर्थ ईस्ट है, मतलब कि अगर डायगोनल डिस्टेंस है, तो वहां पे √2 यूनिट है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये लॉन्गर है। तो मेन कंसेप्ट यहाँ पे ये है कि हम डिस्टेंस के साथ साथ रेसिस्टेंस को भी कंसीडर करेंगे। और रेसिस्टेंस का मतलब ये है कि मूवमेंट कितना डिफिकल्ट है, मतलब जब हम एक सेल से दूसरे सेल में मूव हो रहे हैं तो वो जो मूवमेंट है वो कितना डिफिकल्ट है, ये भी हम कंसीडर करेंगे। The result is a raster showing how easily or with how much effort the spread can reach different areas, helping in environmental modeling, urban planning and risk assessment. तो जो रिजल्ट है वो ये शो करेगा कि हम कितनी आसानी से या कितने एफर्ट के साथ एक सेल से दूसरे सेल में मूव कर सकते हैं, ये हम यहाँ पे
देखते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हर सेल का एक कॉस्ट रेसिस्टेंस होता है और जीआईएस कॉस्ट और डिस्टेंस दोनों को ऐड करता है, मतलब यहाँ डिस्टेंस के साथ साथ रेसिस्टेंस को भी कंसीडर किया जाता है और इस तरीके से हमें एक इजीएस्ट और चीपेस्ट वे मिलता है टू रीच ईच स्क्वायर, जो कि सिर्फ शॉर्टेस्ट ही नहीं होता बल्कि उसमें लीस्ट एफर्ट लगता है। नेक्स्ट है फ्लो कंप्यूटेशन। Flow computation in GIS are used to model how a phenomenon like water or pollutants spread across an area based on the terrain. While some phenomena may spread in all directions with varying resistance, others move along a specific path of least resistance, usually determined by elevation or cost. इसके पहले हमने डिफ्यूजन पढ़ा था। डिफ्यूजन और फ्लो कंप्यूटेशन में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि डिफ्यूजन जो होता है वो स्मोक की तरह होता है, जैसे कि एयर में स्मोक है जो कि सभी डायरेक्शन में स्प्रेड होगा, और फ्लो कंप्यूटेशन जो होता है वो लाइक वाटर रोलिंग होता है जो कि किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो डिफ्यूजन को हम डिस्टेंस और रेसिस्टेंस से कंट्रोल करते हैं, जबकि जो फ्लो है, जो फ्लो कंप्यूटेशन है, उसमें एलिवेशन एंड स्लोप इन्वॉल्व होता है। तो जो दोनों में बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि डिफ्यूजन जो होगा वो सभी डायरेक्शन में स्प्रेड होगा, जबकि जो फ्लो है, जो फ्लो कंप्यूटेशन है, उसमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है। A common example is rainwater runoff in a catchment area. Using an elevation raster, GIS calculates the steepest downhill slope from each cell to its neighboring cell. तो यहाँ पे हमने रेन वाटर का एग्जाम्पल लिया हुआ है। तो फ्लो कंप्यूटेशन जो होता है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में कैलकुलेट होता है। फिगर में हम देख सकते हैं फ्लो कंप्यूटेशन। फर्स्ट ए फिगर है द ओरिजिनल एलिवेशन रास्टर, जहां पर हर एक सेल की एलिवेशन वैल्यू है। सेकेंड बी फिगर द फ्लो डायरेक्शन रास्टर कंप्यूटेड फ्रॉम इट। जो सेकेंड फिगर है उसमें हम फ्लो डायरेक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं और एरो शो कर रहा है कि वाटर कौन से डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। थर्ड जो फिगर है फिगर सी, वो है एक्यूमुलेटेड फ्लो काउंट रास्टर। यहाँ पे हायर नंबर मीन्स मोर वाटर इज एक्यूमुलेटेड इन दैट स्पॉट। तो सबसे बड़ा जो नंबर है वो 35 है एंड 35 मीन्स 35 अदर सेल्स फ्लोज इनटू इट एंड 0 मीन्स नो वाटर फ्लोज इनटू इट। लास्ट है रास्टर बेस्ड सरफेस एनालिसिस। Continuous fields in GIS, such as elevation data, represent phenomena that change smoothly across space, unlike discrete fields that have clear boundaries between different categories. Because of this, continuous fields allow for advanced spatial analysis that measure variation in terrain. तो जो कंटिन्यूस फील्ड्स होती हैं उसमें स्मूथली चेंज होते हैं, मतलब वहां पे जो चेंजेस होते हैं वो बहुत ग्रेजुअली होते हैं, स्मूथली होते हैं, स्मूथ ट्रांजिशन होता है। जबकि जो डिस्क्रीट फील्ड्स होते हैं उसमें क्लियर कट बाउंड्रीज होती हैं, क्लियर कट कैटेगरीज होती हैं। अब क्योंकि कंटिन्यूस फील्ड में जो चेंजेस हैं वो स्मूथली होते हैं, इसीलिए रास्टर आइडियल होता है उन ट्रांजिशन को कैप्चर करने के लिए। तो जब भी कंटिन्यूस फील्ड आती है जैसे कि एलिवेशन, तो हम रास्टर का यूज करते हैं। तो कंटिन्यूस फील्ड जो होती हैं उसमें हम एडवांस स्पाशियल एनालिसिस कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमें वेरिएशन मेजर करना है तो हम वहां पे इजीली कर सकते हैं। इसी तरीके से और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं कि हम क्या क्या चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट स्लोप एंगल, हाउ स्टीप द लैंड इज। स्लोप एस्पेक्ट मतलब हम ओरिएंटेशन देख सकते हैं, द डायरेक्शन द स्लोप फेसेस, and slope convexity and concavity, whether a surface curves upward or downwards, negative when the slope is concave and positive when the slope is convex. These analyses are typically performed using digital elevation models, जिसको हम DEMs बोलते हैं, stored as raster data. Other key applications include hill shading for visualizing terrain,
3D map displays, cut and fill analysis for construction, catchment and drainage network delineation, and visibility analysis to determine what areas are visible from a certain point. DEMs also support dynamic modeling for processes like erosion, runoff, groundwater flow, or lava spread. These advanced computations help in environmental management, urban planning, disaster response, and more. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपको वीडियो यूजफुल और इंफॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें।